नमस्कार। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने विज्ञान में अध्याय पादपों में पोषण का अगला पाठ पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पादपों में पोषण विधि, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को पढ़ा, फिर उसके बाद में कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कौन से खाद्य पदार्थ हैं, पादपों में पोषण की विधियाँ कौन सी हैं, परजीवी क्या हैं, मृतजीवी क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे क्रियाकलाप 1.2। तो आप ब्रेड या डबल रोटी जिसे बोलते हैं का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम में उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ें। यह जीव क्या है? क्वक या फंजाई हैं। ये जो आपको हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, ये इस तरह से होती है। इन्हें फंजाई या क्वक कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी जो सड़ने वाली वस्तुएं हैं उनकी सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को आप लिखोगे वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। तो क्या लिखेंगे कि ऐसी विधि जिसमें कोई जीव है वह मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है तो वह मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। क्वक यानी फंजाई कहाँ पाई जाती है? आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। क्वकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं क्वकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से क्वक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। फिर पहेली बोलती है कि पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में क्वक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती कि वर्षा ऋतु में क्वक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो सामान्यतः क्वकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए क्वक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को क्वक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? फिर आगे बूजो बोलता है। बूजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल क्वक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या क्वक रोग कारक भी होते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि क्वक हैं वो विभिन्न प्रकार के रोग फसलों में पहुंचाते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के फसलों में रोग होते हैं। पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक क्वक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ क्वक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ क्वकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो कुछ क्वक तो पादपों के लिए हानिकारक होते हैं और कुछ पादपों और जंतुओं के लिए लाभदायक भी होते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व
एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन मतलब जिसमें कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं, उसे लाइकेन कहा जाता है। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो जो शैवाल है वह तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जबकि कवक है वह भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इस कारण वह शैवाल से अपना पोषण प्राप्त करता है और बदले में शैवाल को कुछ पोषक तत्व प्रदान करता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल इसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो इस प्रकार से लाइकेन है, उसमें कवक एवं शैवाल दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। फिर आगे 1.5 है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनकी पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। उपयोग में लेने के बाद वापस कैसे पोषक तत्व आते हैं मृदा में। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। राइजोबियम जो फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं वे राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं और बहुत ही कम पादप हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी का उदाहरण अमरबेल, मृतजीवी का उदाहरण कवक हो गया और म्यूकर। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं।
सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? तो ये फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, पादपों में पोषण। तो आपने जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी हैं उसे नोट करना और एक बार इस लेसन को रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। इसके कुछ प्रमुख शब्द हैं वो आज अपने कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्वपोषी क्या होते हैं? स्वपोषी जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। फिर है क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक है। विषमपोषी जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। परपोषी जो दूसरे जीवों को पोषक या पोषण पदार्थ प्रदान करते हैं। कीटभक्षी पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे घटपर्णी। पोषक जो अपने को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। परजीवी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिसमें पादप क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। मृत जीवी जो मृत वनस्पति से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं। सहजीवी संबंध जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, जैसे लाइकेन है। लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं। कवक यह एक मृत जीवी पादप है जो सड़ी गली वनस्पति से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये इस लेसन के प्रमुख शब्द हैं। अगले वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।